अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 11th है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, और हमारा आज का टॉपिक है कॉजेज ऑफ ओरिजिन कोल्ड वार। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कोल्ड वार के मुतालिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछला जो हमारा टॉपिक था दैट वाज कोल्ड वार इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, यानी कि हमने आपको बता दिया था किस तरह से दो जो पावर ब्लॉक्स थे उनमें कैसे कोल्ड वार जो है वो किस तरह से उसका खतरा दोनों में कैसे बढ़ गया। तो आज हम इसके काजेज जो बुनियादी महरक़ात थे वो क्या थे। तो जैसा कि मालूम है हमें कि कोल्ड वार जो है that was basically originated due to change in circumstances in the international scenario। तो वो वर्ल्ड में जो हालात बदल गए उसके जो उसमें जो चेंज आ गई, तो हालात ही ऐसे बन गए जिससे कि कोल्ड वार का वजूद में आना हमने इसको देख लिया। तो जो फैक्टर्स बुनियादी हैं वो क्या है इसके, सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज आइडियोलॉजिकल डिवाइड। तो आइडियोलॉजिकल डिवाइड क्या है? सेकंड वर्ल्ड वार के बाद चूँकि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो डिक्लाइन हो गई एज सुपर पावर्स, तो उसकी जगह यूएसए और यूएसएसआर ने ले ली। तो एक तरह से यूएसए और यूएसएसआर जो थे दोनों, एक को यूएसए रिप्रेजेंट करता था कैपिटलिस्ट थ्योरी को और यूएसएसआर करता था कम्युनिस्ट को। ये तो दो तरह के नज़रियात थी, इनमें नज़रियात अलग अलग नज़रियात थे। सो रशिया जो था रशिया वांटेड टू सेपरेट कम्युनिज्म और सोशलिज्म, while as USA wanted to separate कैपिटलिज्म। तो यूएसए कम्युनिज्म या सोशलिज्म को कंट्रोल में लाना चाहता था। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो एरियाज ऑफ यूरोप थे अंडर साउथ यूनियन, सो वो उनके इन्फ्लुएंस में आ गई। इसमें से ख़ास तौर से ईस्ट जर्मनी था, हंगरी था, या रोमानिया था, यूगोस्लाविया था। तो ये जो कम्युनिज्म था नॉर्थ कोरिया में भी इसका फैलाव हमने देख लिया, और चाइना में भी, और एशियन की कुछ कंट्रीज़ में भी। So this alarmed USA and led to a serious ideological rift between USA and USSR. Both started suspecting each other, freezing their wartime alliance. So एक तरह से मिसट्रस्ट हो गया दोनों में, यूएसए और यूएसएसआर में, क्योंकि नज़रियात अलग अलग थे। सो दिस मिसट्रस्ट इन रिलेशन बिगेन द कोल्ड वार। तो सबसे पहला जो इसका था फैक्टर दैट वाज आइडियोलॉजिकल डिवाइड। इसके बाद ट्रूमैन एंड डॉक्ट्राइन जो था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो था he started a program of containment of South Union by providing aid to Western European states। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने एक तरह से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसके रूह से साउथ यूनियन को जो भी वेस्टर्न यूरोप से स्टेट से एड मिलता था या उनकी तरफ से उनको मिलता था, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश की। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू सी कल्पिन, यूएसए वुड हेल्प एनी कंट्री थ्रेटन्ड बाय कम्युनिज्म सो दैट कम्युनिज्म डज नॉट एडवांस फर्दर। यानी कि यूएसए उस कंट्री को हेल्प करेगा जो कि कम्युनिज्म के दायरे के अंदर नहीं आना चाहता था, उसको यूएसए तमाम सहूलियतें फराहम करने की कोशिश करेगा। तो ट्रूमैन ने ऐसे अपने स्पीच में ये भी कहा दैट आई बिलीव दैट इट मस्ट बी द पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू सपोर्ट द पीपल हु आर रेजिस्टिंग अटेम्प्टेड सब्जुगेशन बाय आर्मड माइनॉरिटीज और बाय आउटसाइड प्रेशर्स। तो उन तमाम मुल्कों को यूएसए सपोर्ट करेगा जो कि जिसको किसी किस्म का बाहरी थ्रेट होगा। तो इस तरह से ये भी एक वजह बन गया। So USA came in direct suspicion in the South eyes, contributing to the growth of Cold War। तो एक तरह से जो आइडियोलॉजिकल वार था ही उसके बाद ये जो ट्रूमैन का ये डॉक्ट्राइन था उसने भी इसको
जैसे कि उसको आगे बढ़ाने की कोशिश, कोल्ड वार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद एक और था फुलटॉन स्पीच। तो ब्रिटिश फुलटॉन स्पीच क्या है, 1946 में एक जगह है विंसन चर्चिल। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो था, सॉरी 1946 में जो विंसन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उसने क्या किया, साउथ यूनियन को एग्रीवेट किया अपने स्पीच से, जो उसने फुलटॉन मसूरी में दे दिया। तो उसके हिसाब से उसने तमाम कंट्रीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश की साउथ यूनियन के खिलाफ, तो यानी कि कम्युनिज्म के खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश की। तो इससे क्या हो गया, जितने भी साउथ सपोर्टर्स थे एक तरह से वो यूएसए के खिलाफ पूरे हो गए, और तमाम कंट्रीज़ों में एक तरह से नज़रियाती जंग छिड़ गया। So the whole world witnessed the collapse of East European countries and emergence of communism at that time. तो उस तरह से कम्युनिज्म जो था अपने पीक पे था। इटली एंड फ्रांस, उन्होंने भी that also had strong communist parties. So at that time no one knew which country would fall to communism next. In such an atmosphere, Fulton speech added fuel to the fire. ये दूसरा इसका, तीसरा इसका था। इसके बाद एक और मार्शल प्लान। तो ट्रूमैन ने एक तरह से जो इसको आगे बढ़ाने, कोल्ड वार जो था, इसको एडेड फ्यूल टू फायर। तो ट्रूमैन ने ये भी महसूस किया कि कम्युनिज्म डिड वेल व्हेन पीपल वर पुअर एंड सफरिंग। It could best be resisted by economic aid to build by prosperity. यानी कि एक तरह से उन्होंने रेजिस्ट किया इन पॉलिसियों को। In 1947, Marshall, the US Secretary of State, put forward a plan to give billions of dollars of aid to Europe so that it could recover from the scattering of effects of the war. तो अगर एक तरह से यूएसए ऐसा नहीं करता था, इट वुड हैव बीन लेफ्ट ऑन इट्स ओन टू फेस द यूएसएसआर। तो एक तरह से मजबूरी बन गई थी कि एक लाइन अगर यूएसएसआर पकड़ती थी तो दूसरी लाइन पे यूएसए चलता था, क्योंकि जो छोटी छोटी अलायंस थी, जो छोटी छोटी कंट्रीज थी जिनके अलायंस थे यूएसए, उसको एक तरह से मजबूर दूसरा रास्ता लेना पड़ता था। तो ये कुछ चंद फैक्टर्स थे जो बुनियादी वजूहात थे। उसमें सबसे पहला आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, फुलटॉन स्पीच, मार्शल प्लान। तो ये सब चीज़ें थी जिन्होंने इसको कोल्ड वार को पूरी तरह से जन्म दिया। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके।